गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका स्टडी विद कुलगुरु में। तो वो दिन आ गया जिसका आप लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब तक के क्लास में हमने देखा क्या कि संविधान जो है कैसे निर्माण हुआ। अब हम जो है एकदम फाइनली देख चुके हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। और अब जो है भारतीय संविधान को समझने की बारी आ गई है। और भारतीय संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी जो आधारभूत उसकी संरचना है, उसको अगर जानना है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम शुरुआत ही करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका से। ठीक है। बहुत से जगहों पे भारतीय संविधान की विशेषता को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो भारतीय संविधान की विशेषता को भी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। ठीक है। तो देख रहे होंगे कि प्रस्तावना में जो है, आप खुद पढ़ करके देख लीजिए अपने से क्या क्या लिखा हुआ है। तो किसी भी देश की प्रस्तावना हो, चाहे भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे ब्रिटेन की हो, किसी भी देश की प्रस्तावना हो, प्रस्तावना को पढ़ने से जो है पूरा पता चल जाता है कि उस देश के संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को देख करके समझ रहे होंगे आप लोग, पढ़िएगा अगर तो सारी जितने शब्द लिखे गए हैं, ठीक है, उनको निकाल करके यहाँ पे नोट किया गया है। ये जितने शब्द हैं, अगर इनके अर्थ हम समझ जाते हैं, यानी कि पूरे भारत के संविधान की व्यवस्था को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रस्तावना की उपयोगिता, मतलब क्यों जरूरी है प्रस्तावना को जानना, या क्यों जरूरी है किसी भी देश की प्रस्तावना को लिखना। ठीक है। अभी ये सब पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा क्यों। अब जैसे प्रस्तावना का पहला ही लाइन है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये लाइन जो है बता रहा है हम भारत के लोग अर्थात जनता, है ना, जनता। यानी कि हम भारत के लोगों ने मिल करके क्या किया है, यानी कि भारत की जनता ने मिल करके क्या किया है कि इस संविधान को बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही शुरुआत किया गया है कि हम भारत के लोग। ठीक है। तो एक एक शब्दों को जो है क्या करेंगे हम लोग बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है। तो इन सब शब्दों को समझिए कि प्रस्तावना टॉपिक का ये सिलेबस है, और एक एक शब्दों को क्या करना है हमको समझना है। ठीक है। और जैसे मैंने अभी बात किया कि किसी भी देश को संविधान की प्रस्तावना को क्यों जानना जरूरी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि एक है कि आपके देश के पूरे संविधान को पढ़ करके संविधान को जानना, और संविधान इतना बड़ा है कि उसको एक बार में पढ़कर समझा तो जा नहीं सकता है। ठीक है। यानी कि एक पेज में लिखा हुआ ये संविधान का प्रस्तावना, एक पेज से भी कम में संविधान का प्रस्तावना पढ़ लेने से इस देश के पूरे संविधान की व्यवस्था को जो है हम क्या कर रहे हैं, समझ ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कि अगर कोई विदेशी आपके देश में आता है, आपकी देश की व्यवस्थाओं को जानना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सिर्फ जो है प्रस्तावना को ही पढ़ लेगा, तो अंदाजा लगा लेगा कि वो यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत क्या है, संप्रभु देश है। ठीक है। पंथ निरपेक्ष, यानी कि यहाँ पे किसी धर्म को कोई विशेष वरीयता जो है नहीं दी गई है, सब धर्म यहाँ पे समान है। मतलब इन सब शब्दों को देख करके ही वो अंदाजा लगा लेगा कि भारत का संविधान ऐसा है। ठीक है। तो इसलिए संविधान की प्रस्तावना का जो है अध्ययन करना बहुत जरूरी है, और एक एक शब्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो है हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताना मैं भूल गया कि देखिए पहला लाइन जैसे बतला रहा है कि संविधान को तैयार किसने किया है, यानी जनता ने। ठीक है। यानी कि स्रोत कौन है संविधान को तैयार करने के लिए, तो जनता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले लाइन को क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कि संविधान का स्रोत जो है जनता में निहित है। ठीक है। फिर जो है ये बता रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है क्या बता रहा है कि संविधान का स्वरूप कैसा है, लोक जो है इसका रूपरेखा कैसा है। ठीक है। ये चीज बतला रहा है। लोकतांत्रात्मक है, गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, ये सब चीज तरीके जो है बता रहा है कि भारत के संविधान का कैसा स्वरूप है। ठीक है। और ये जो स्वरूप दिया गया है ऐसा, इन स्वरूपों को देने के पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है। ये जितने स्वरूप दिए गए हैं कि हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था है, तो इसका क्या उद्देश्य निकल कर आता है वो यहाँ पे अब प्रस्तावना में आप लोग देख रहे होंगे कि न्याय शब्द दिया हुआ है, स्वतंत्रता शब्द दिया हुआ है। ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है प्रतिष्ठा और
अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, ये सब शब्द दिए गए हैं। न्याय का मतलब कि किस तरह का न्याय, तो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, ऐसा नहीं ये आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक नहीं दिया है, लेकिन भारतीय संविधान में जो न्याय दिया गया है किस तरह का है, तो इसी तरह का है। ठीक है, स्वतंत्रता की जो बात की गई है, तो किस तरह की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। ठीक है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान को तो ये सारी चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि एक दो तीन शब्द हैं, जैसे समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द है यहाँ पे अखंडता। अखंडता, ये तीनों जो है, ये तीनों जो शब्द हैं, ये तीनों जो शब्द हैं, ठीक है, ये जब भारत का मूल संविधान लिखा गया और जब उस समय प्रस्तावना तैयार हुआ तो ये तीनों शब्द नहीं थे। समाजवादी उस समय उसमें नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। तो अब बात आती है कि यहाँ पे ये तीनों शब्द कब आए। ठीक है, तो तीनों शब्द कब आए, तो ये आए थे आपके 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे भी हम बताएंगे इसको जो है कि संशोधन हुआ क्यों किया गया, ये सब चीज के लेकर के आगे बात होगी। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब जो है आगे अब आपको शुरुआत करते हैं एक शब्द से बताना। ठीक है, ये पूरा एक एक शब्द का मतलब आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। इतने मात्र भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेने मात्र से आप पूरे संविधान का अंदाजा लगा लेंगे। यहाँ आगे जो हम संविधान को पढ़ने वाले हैं वो किस तरह की व्यवस्थाओं को हम जानने वाले हैं। ठीक है, आपके व्यवस्थाएं जो संचालित हो रही है देश में उसको समझ तो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब जो है आप इसको ऐसे नियमतः पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, अब चलिए देखते हैं, पहले लाइन की बात करते हैं कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो पहला लाइन क्या है आपका, उसमें हम भारत के लोग, मैंने बताया कि एक एक शब्द को लेकर के बात किए जाएंगे उसमें जो भी दिए हुए हैं। तो हम भारत के लोग, फिर उसमें होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना, मतलब जो भी बीच की बातें रहेंगी, मतलब हम भारत के लोग, फिर बाद में लास्ट में दिया हुआ कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। इसका मतलब यह हुआ हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग कहने का मतलब क्या है, हम लोग पूरी जनता, यानी कि ठीक है, ये जनता क्या करी है, अंगीकृत मतलब कि जनता ने ही क्या किया, संविधान को बनाया है। ठीक है, ठीक है, बनाया है, अधिनियमित किया, नियमित बनाया यानी स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किया, और आत्मर्पित मतलब क्या, कि अपने ऊपर लागू किया, अपने ऊपर लागू किया। ये चीज दिखला रहा है, जब लोकतंत्र बात को लेकर समझा रहा था तो ये चीज जो है बताया था कि लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है, और इस लाइन का मतलब भी हुआ क्या, जनता ने ही कानून को बनाया है, कानून को स्वीकार किया है और कानून को अपने ऊपर लागू किया है। स्रोत भी जनता है, और जिसके ऊपर जो ये इस कानून के तहत शासन किया जाएगा वो भी क्या है, जनता ही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो संविधान के प्रस्तावना में पहला लाइन दिया गया है क्या, हम भारत के लोग, ये जो है संविधान के लोकतंत्र के पक्ष को, लोकतंत्र के पक्ष को दिखला रहा है, को दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा है, पूछ देता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, हम भारत के लोग जो है कि अपने प्रस्तावना में डाला जाए। तो ऐसे ही जो है जस्ट जो है अमेरिका का भी संविधान, अमेरिका के संविधान में भी क्या है, अमेरिका भी संविधान का भी प्रस्ताव है, तो उसमें भी जो है यही चीज लिखा गया है, शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो इसमें बस हम लोग जो है इसमें नया क्या कर लिए हैं, भारत कर लिए हैं, लेकिन वहां पे क्या है, जस्ट यही हम है और भारत की जगह पे वो लोग अपने देश का नाम लिखे हुए हैं। तो ये लाइन का जो शुरुआत किया गया, ये चीज हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हुए हैं। ठीक है, तो हम भारत के लोग जो शुरुआत हो रहा है इस शब्द से मतलब क्या हुआ कि भारत के लोकतंत्रात्मक पक्ष को दिखला रहा है कि भारत के संविधान में क्या है, किसने बनाया है, जनता ने मिलकर के बनाया है। ठीक है, लोकतंत्र को तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान को तैयार कौन किया है, यानी भारत के संविधान का स्रोत क्या है, तो वो है हमारा
हमारी जनता, यानी जनता ने ही मिलकर के क्या किया है, संविधान को बनाया है, स्वीकार किया है और अपने ऊपर लागू किया है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो फिर अगले शब्द को देखते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, अगला हम लोग का शुरू हो रहा है, उसमें जो शब्द दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संप्रभुता को लेकर के अब बातें की जाएंगी। ठीक है, संप्रभुता। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब यह हुआ संपूर्ण। ठीक है, संप्रभु मतलब स्वयं के हम प्रभु हैं, हमारा मालिक कोई नहीं है। भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व देश है, यानी भारत स्वयं अपना मालिक है, इसका कोई मालिक नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें कोई भी फैसला लेना हो, ठीक है, चाहे हम आंतरिक फैसला लेना हो अपने देश के अंदर में, आंतरिक फैसला लेना हो, या चाहे बाह्य फैसला लेना हो, बाह्य फैसला लेना हो, इन सब के लिए क्या है, हम आजाद हैं, यानी कि हमारे ऊपर कोई भी बाहरी दबाव नहीं है। ठीक है, आंतरिक मामला जैसे हम देख सकते हैं क्या, तो कोई राजनीतिक मामला हो गया, राजनीतिक मामला हो गया, आर्थिक मामला हो गया, आर्थिक मामला हो गया, सामाजिक मामला हो गया, या धार्मिक मामला हो गया। ठीक है, इन सब से जो है जो भी फैसला लेना है, चाहे मामला राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, धर्म से जुड़ा हुआ हो, इन सब पर उचित फैसला जो है कौन लेगा, हम स्वयं लेंगे, यानी हमारा देश भारत लेगा। ठीक है, इस मामले पे, भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक मामले पे कोई बाहरी या कोई विदेशी सत्ता जो है फैसला नहीं लेगी। ठीक है, कोई विदेशी सत्ता इसके ऊपर फैसला नहीं लेने वाली है। अब आती है बाह्य। बाह्य का मतलब ये हो गया, ठीक है, बाहरी व्यवस्था को लेकर हम ये सब, जैसे कौन से देश से हम अपने मित्रता रखेंगे, कौन किस देश को हम अपना मित्र बनाएंगे, कौन सा देश हमारा शत्रु रहेगा। ठीक है, ये भी तय हम खुद करेंगे जो है। ऐसा नहीं है कि कोई देश कहे, मान लीजिए कोई देश है अमेरिका कह दे कि फलाना देश हमारा शत्रु है और आप भी उससे मतलब मत रखिए, तो वो अमेरिका वो अमेरिका होता कौन है कहने वाला, क्यों, क्योंकि हम भारत जो है क्या है, हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब हम स्वयं निर्णय लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अमेरिका को किसी से दुश्मनी है, तो अमेरिका का दुश्मन है, हो सकता है वो हमारा जो है मित्र हो, हमारे देश का जो है मित्र हो, तो भारत तय करेगा कि जो है कौन जो है मित्र होगा, कौन शत्रु होगा। दूसरी चीज, बाह्य में एक चीज और होता है संधि। संधि संधि या समझौता। समझौता, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि प्रधानमंत्री दौरे पे जाते हैं, ठीक है, तो किस न्यूज में आता होगा कि फलाना देश से जो है इजराइल से ये समझौता किए, है ना, अमेरिका से ये समझौता किए। तो ये जो है इन सब किन किन देशों से हमको किसी भी मुद्दा पे समझौता करना है, संधि करना है, इन सब चीजों के लिए क्या है, हम आजाद हैं, बिल्कुल किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। जैसे मान लीजिए भारत पे पहले ब्रिटिशों का शासन रहा, ठीक है, और तो अब ऐसा नहीं है कि अब हमारे यहाँ जो है हमारा संविधान हो गया है तो अभी भी जो है ब्रिटिश जो है संचालित करेंगे हमको। ब्रिटिश लोग ही तय करेंगे कि हम किसके साथ समझौता करें, किसको अपना मित्र बनाए, किसको अपना शत्रु बनाए। ठीक है, यानी कि हम क्या किए, हम जब आजाद हो गए, मतलब कि पूर्ण रूप से आजाद हो गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही हुआ कि हमें जो भी फैसला लेना है वो हम लोग मिलकर के लेंगे, यानी भारत की जनता लेगी, यानी भारत लेगा। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का भी मतलब आप लोग, हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले शब्द की तरफ। ठीक है, अब चलिए, अब हमारे सामने शब्द है समाजवादी। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है क्लियर एकदम। हमारे सामने एक शब्द है समाजवादी। ठीक है, इस शब्द को जो है प्रस्तावना में, यह शब्द मैंने बताया था कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को लेकर मैं अभी जिक्र किया कि यह जो है शुरू से नहीं था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो समाजवादी शब्द को समझने से पहले, ठीक है, यानी शब्द का समाजवादी व्यवस्था को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा कुछ और व्यवस्थाओं के भी बारे में एक संक्षिप्त जानकारी अगर हो जाए तो हम तुलना कर सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था कैसी है। ठीक है, दूसरी चीज कि भारत में जो समाजवादी व्यवस्था है
और जो अन्य देशों में समाजवादी व्यवस्था रही है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जैसे उदारवाद हो गया, है ना, साम्यवाद हो गया, समाजवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया। इन सब व्यवस्थाओं को जो है थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त में एक परिचय जान लेंगे तो स्वयं हम तुलना कर लेंगे कि हमारे भारत की जो है में जो है समाजवादी जो व्यवस्था है कैसे उन सब से हट करके है। ठीक है, तो जैसे अभी एक आप लोग पढ़ते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इस तरह के डाउट भी आज क्लियर होने वाले हैं कि कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, जैसे तो मैं अभी तुलना करने जा रहा हूँ छोटे छोटे जो व्यवस्थाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में संक्षिप्त एक परिचय देने जा रहा हूँ। जब परिचय हो जाएगा तो अपने आप जो है तय कर लेंगे कि भारत में कैसी जो है व्यवस्थाएं चल रही हैं, भारत में समाजवादी व्यवस्था का मतलब क्या है। चलिए, तो जैसे पहला शब्द है, पहली व्यवस्था है, ठीक है। अब एक व्यवस्था है उसको समझते हैं उदारवाद। उदारवाद, ठीक है, उदारवाद। उदारवाद जैसे हमारे यहाँ समाजवाद व्यवस्था है, वैसे ही बहुत से देशों में क्या है, उदारवाद व्यवस्था है। ठीक है, तो उदारवाद इसके जो जनक माने जाते हैं, ठीक है, उदारवाद के, उनको भी जान लेते हैं। जनक हैं जॉन लॉक। ठीक है, तो उदारवाद में जो बात किया गया है, तो उदारवाद व्यवस्था का मतलब है कि क्या हुआ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, मुक्त है, एकदम फ्री है। ठीक है, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, मुक्त है, यानी फ्री है। कहने का मतलब ये है कि सब चीजों का यहाँ पे निजीकरण है। निजीकरण, उदारवाद व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ प्राइवेट रहेगा, सरकार का उस पर कोई भी अधिपत्य नहीं रहेगा। यानी कि अगर जो भी देश उदारवाद जिस देश में व्यवस्था लागू होगा, वहां पे जो है अर्थव्यवस्था वहां पे कैसी होगी, तो निजी होगी और खुली अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, यानी कि निजीकरण का मतलब ये हुआ कि उस पर सरकार का कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, जितने उत्पादन होंगे सब पे जो है लोगों का हक होगा, प्राइवेट होगा, ठीक है, निजी होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, एक अर्थव्यवस्था है, आगे एक अर्थव्यवस्था है, उसको जानते हैं हम लोग जैसे मार्क्सवाद। मार्क्सवाद नाम से ही जान गए होंगे आप लोग कि इनके जनक जो होंगे वो कार्ल मार्क्स होंगे, कार्ल मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, ये जब मार्क्सवाद विचारधारा के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा अपने विचार में कि जो भी निर्माण हो रहा है, सब विकास हो रहा है, सब में जो है किनका हक है, तो मजदूरों का है, क्योंकि निर्माण कार्य में वही लोग जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये तो संभव ही नहीं है इस तरह की व्यवस्था को संचालित करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि मजदूर वर्ग का ही जो है जो भी विकास की चीजें हैं या जो भी उत्पादन है उस पर जो है किसका हक होगा, तो मजदूर वर्ग का होगा। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था है, संभव नहीं है लागू कर पाना। ठीक है, तो समाजवाद, ठीक है, समाजवाद। और बिल्कुल इस समाजवाद को जैसे ही बताया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं अंदाजा लगा लेना है कि भारत में भी यही समाजवाद होगा। ठीक है, इस समाजवाद के जो जनक थे, जनक जो थे लेनिन थे, लेनिन थे। इसमें इन्होंने क्या कहा, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि उत्पादन पे, ठीक है, राज्य का जो भी उत्पादन होगा चाहे जो भी होगा, सबके ऊपर किसका हक होगा, सरकार का होगा। किसका होगा, सरकार का होगा। सर्वे सर्वा उस राज्य में या उस देश में कौन होगा, वो होगा सरकार। ठीक है, अब आती है बात भारत की। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल ये ना मान लें कि यही समाजवाद जो है भारत में है तो यानी सब चीजों पे हक जो है सरकार का है। हमारे यहाँ भारत में क्या है, प्राइवेट भी है चीजें हैं, सरकारी भी है चीजें। स्कूल को ही ले लीजिए तो सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। तो ये समाजवाद तो हमारे यहाँ हो नहीं सकता है। ठीक है, और एक और अर्थव्यवस्था है साम्यवादी। साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी। इसमें क्या है, इसके जो जनक हैं, ठीक है, माओ तसे तुंग हैं। इसके जो जनक हैं वो हैं माओ तसे तुंग। इसमें भी यही बात है। ठीक है, इसमें भी यही बात है कि उत्पादन के समस्त संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, तो सरकार का होगा। ठीक है, इसमें भी निजीकरण की बात नहीं की गई है। अब आते हैं हम लोग
कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जो है हम भारत की व्यवस्थाओं को लेकर के बात करने वाले हैं कि भारत में जो समाजवादी व्यवस्था है वो कैसी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम आपको बता रहे हैं। समाजवाद ठीक है, और उदारवाद, ये भी सीखे हम लोग अभी अभी। ये समाजवाद जो व्यवस्था थी, आप लोग सुने होंगे यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस का नाम सुने होंगे आप लोग, सोवियत संघ रूस, रूस, यही वहां पे व्यवस्था चल रहा था। ठीक है, तो समाजवाद का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, समाजवाद का मतलब क्या, हम लोग पढ़े कि उत्पादन के समस्त साधनों पे किसका अधिकार होगा, तो पूर्ण रूप से सरकार का होगा। ठीक है, फिर उदारवाद में हम लोग क्या पढ़े, उदारवाद में कि उदारवाद में क्या होगा कि टोटल जो है सब प्राइवेट होगा, यानी यही व्यवस्था अभी जो है कहाँ चल रहा है, अमेरिका में। ठीक है, इसमें क्या था कि सब पे राइट किसका होगा, निजी लोगों का होगा। ठीक है, निजी लोगों का होगा, निजीकरण इसी को बोलते हैं, निजी लोगों का होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में जो है, ठीक है, भारत भी क्या करे, अब समाजवाद को अपनाए, अगर समाजवाद को अपनाता है तो पूर्ण रूप से सब कुछ सरकार का अधिकार होगा जनता के ऊपर, तो फिर जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमारे यहाँ प्रभावित होगा। अगर उदारवाद टोटली हो जाता है, ठीक है, यानी सब कुछ प्राइवेट हो जाता है, तो भी दिक्कत होगा। तो अब एक घटना घटी 1991 में। ठीक है, सोवियत संघ क्या हुआ, खंडित हो गया, खंडित हो गया मतलब टूट गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, संघ फेडरेशन का मतलब आप लोग को मैं बता चुका हूं कि क्या होता है। ठीक है, खंडित हो गया। और ये 1990-91 का जो दौर था ना, ये दौर था किस चीज का, तो कह सकते हैं निजीकरण का दौर था। ठीक है, भूमंडलीकरण सुने होंगे आप लोग, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का भी दौर था। और देखा जाए तो इसी समय जो है, ठीक है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि भारत की टोटल अर्थव्यवस्था, सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं क्या है, एक दूसरे से आपस में जुड़ गई हैं। ठीक है, भूमंडलीकरण का मतलब यही हुआ कि सब देश एक दूसरे से क्या करने लगे, जुड़ने लगे। ठीक है, अब देखा जाए तो भारत में भी जो है क्या हुआ था, तो 1990-91 के अगर देखा जाए तो भारत भी क्या था, कहीं ना कहीं जो है, जो सोवियत संघ रूस के में जो चल रहा था समाजवाद की व्यवस्था, उसके कहीं ना कहीं निकट था। ठीक है, भारत भी। अब क्या हुआ कि 1991 में जो है इधर ये भी खंडित हो गया, और भारत की भी अर्थव्यवस्था उस समय देखी जाए, भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो 1990-91 में इसकी भी क्या थी, खराब हो गई थी, खराब हो गई थी। और दौर उस समय क्या चल दिया था, भूमंडलीकरण का मतलब सब देशों की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ने लगी थी, और हम लोग किसके करीब थे, ठीक है, हम लोग किसके करीब थे, तो जो रूस में चल रहा था समाजवाद व्यवस्था उसके करीब थे। तो हमारे यहाँ इस समय मनमोहन सिंह थे, और इन्होंने क्या किया, मनमोहन सिंह ने, ठीक है, सलाह दिया किस चीज के लिए, मनमोहन सिंह ने सलाह दिया कि हम लोग भी जो है भारत की जमीन को क्या करें, किराए पर देना शुरू करें, किराए पर देने शुरू करें। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया कि फिर से जो है भारत को गुलाम बनाने का तरीका जो है मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं। तो इन्होंने तर्क दिया कि ऐसा नहीं है, हम भारत की जमीन को किराए पर देंगे, यानी कि थोड़े से हम लोग निजीकरण की तरफ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि चीजें अगर प्राइवेट होंगी, तो अब मान लीजिए इनके बातों को अगर समझना है तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जापान देश है, ठीक है, अब जापान और भारत के बीच समझौता हुआ किस चीज को लेकर के, कि भारत में मेट्रो ट्रेन को बैठाने को लेकर के, ठीक है, मेट्रो ट्रेन को लेकर के।
जैसे भारत और जापान के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ क्या कि भारत में मेट्रो ट्रेन बैठाने को लेकर के। जैसे तो अब मान लीजिए जापान जो है अगर भारत में मेट्रो ट्रेन बैठाएगा, तो जब बैठाएगा तो मान लीजिए डील हो गया भारत से कि हम जो यहाँ पे मेट्रो ट्रेन बैठाने वाले हैं भारत में 10 साल के लिए बैठाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जब बैठाने के लिए आएगा भारत में मेट्रो ट्रेन, ठीक है, तो मजदूर कहाँ से लेगा? मजदूर भारत से ही लेगा। इंजीनियर वगैरह भी हो सकता है कुछ यहीं से ले, ठीक है। जैसी बात है, मेट्रो ट्रेन जब चलने लगेगी तो टैक्स भी हो सकता है भारत को पे करे, टैक्स भी दे, ठीक है। और जब 10 साल के बाद ये जाएगा यहाँ से छोड़ करके, तो ऐसा तो है नहीं कि मेट्रो ट्रेन को जो है लेकर के जाएगा, यहीं पे छोड़ करके जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो ट्रेन है मेट्रो अब यहाँ पर छोड़कर चला गया है, यानी कि हमने क्या किया कि जब भारत की जमीन को जापान के लिए दिया कि लो आओ अपने यहाँ पे व्यवस्था चलाओ, तो ये जब मेट्रो ट्रेन आई तो इससे क्या फायदा हुआ? हमको मिला तकनीकी, रोजगार, ठीक है। टैक्स तो जब तक रहा पे किया ही, मतलब बहुत सारी चीज। अब क्या है कि मेट्रो ट्रेन हम लोग स्वयं जो है अपने से बना सकते हैं, तकनीकी हम लोग सीख गए। तो ये फायदा कब हुआ? अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ सरकार को ही लेकर के चलते हैं, सारी चीजें सरकार ही करेंगी, सब कुछ सरकार का ही रहेगा। अगर कुछ चीजों को हम लोग अगर प्राइवेट नहीं करते तो क्या विकास हो पाता? और इसी चीज को, इनके इसी दिमाग को अपनाया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या हुई? डेवलप होने लगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ चीजें निजी हो रही हैं, कुछ चीजें सरकार की हैं। भारत में जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वैसे ही है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि समाजवाद और प्लस उदारवाद दोनों का क्या है? मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, ठीक है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि हमारे यहाँ क्या है, कुछ चीजें सरकारी हैं, कुछ चीजें प्राइवेट है। यानी कि ना ही हम लोग पूर्ण रूप से इस समाजवाद की तरफ हैं और ना ही पूर्ण रूप से हम लोग उदारवाद की तरफ से, ना ही। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही पूर्ण रूप से हमारे यहाँ सब चीजों पर सरकार का अधिकार है और ना ही पूर्ण रूप से निजी लोगों का कोई अधिकार है, राइट है। यानी हमारे यहाँ दोनों इन व्यवस्थाओं का क्या है? मिश्रण है, कॉम्बो है, ठीक है, मिश्रण है। और जो है यही अर्थव्यवस्था भारत में अभी फिलहाल में है। तो भारत में जो समाजवाद है ना, भारत में जो अब बात आती है यहाँ पे कि इधर हम लोग जो है प्रस्तावना में पढ़े कि समाजवादी शब्द का जिक्र किया गया है, तो जो भारत में समाजवाद है इसे बोला जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद। यह विचार जो है लोकतांत्रिक समाजवाद का जवाहरलाल नेहरू का है, नेहरू का है, ठीक है। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब यही है कि चीजें सरकारी भी होंगी, चीजें प्राइवेट भी होंगी। तो आप लोग देखते होंगे कि अभी जैसे रेलवे जो है क्या हो रहा था, कहा गया, मोदी सरकार ने कहा कि रेलवे का निजीकरण किया जाएगा, तो हो हल्ला होने लगा। बहुत लोगों ने स्टेटमेंट दिया क्या कि अब भारत जो है किसके तरफ जा रहा है? उदारीकरण की तरफ जा रहा है। तो उदारीकरण का जब हम अपने यहाँ पढ़ ही रहे हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है कि चीजें सरकारी भी रहेंगी और प्राइवेट भी रहेंगी। हाँ, अगर सब चीजों पे अधिकार प्राइवेट हो जाए, सब चीजों जो है जितनी व्यवस्थाएं हैं सब चीजों का अगर निजीकरण हो जाए, तब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग किधर जा रहे थे? उदारवाद की तरफ, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, सरकार का भी आधिपत्य है और निजीकरण भी हो रहा है। तो और यही जो है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये बात जो होती है वैसे देखे उसमें हम लोग कि कार्ल मार्क्स कहे थे कि मजदूरों का अधिकार हो, ये है वो हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस समाजवाद उदारवाद का जो मिश्रण कर लिया गया अपने यहाँ, तो यहाँ पे मजदूरों के भलाई के लिए भी काम होता है, गरीब के लिए भी काम होता है, मतलब सब चीजों को लेकर के यहाँ पे काम होता है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि भारत में जो पहले योजना आयोग काम कर रहा था, योजना आयोग, ठीक है, इसी का जगह अब ले लिया है नीति आयोग, नीति आयोग। ये सब चीजें क्या थी, क्या है? समाजवाद को, भारत में जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इन्हीं को कार्यान्वित करने के लिए सब योजनाएं, नीति आयोग, योजना आयोग सब लाया गया था, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अगला जो है उसमें शब्द आप लोग को दिख रहा होगा पंथ निरपेक्ष का, ठीक है। तो ये क्लास जो है अगले दिन लिया जाएगा। अगले क्लास में हम लोग पंथ निरपेक्ष को लेकर के जानेंगे और पंथ निरपेक्ष को बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। और बहुत से लोग जो है इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जबकि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा ही नहीं गया है। बात जो है होगी जिसपे पंथ निरपेक्ष की, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष को लेकर के हम लोग अगले क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। अगर जैसे इसको हम लोग पूरा विस्तार से समझे, वैसे ही जो है अगले जो है पंथ निरपेक्ष है, जो भी बाकी शब्द बचे हुए हैं, लोकतंत्र, गणराज्य, सबको जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और प्रस्तावना जब कंप्लीट हो जाएगा तो इससे भी जुड़े क्वेश्चन जो है लास्ट में आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। और इस बार कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन थोड़े से अधिक संख्या में कराएं। तब तक के लिए धन्यवाद।